नमस्कार, टीवी 27 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। सेहत और आप, ये हमारी खास पेशकश है। उसकी शुरुआत करेंगे कैंसर, जिसको लेकर कैंसर डराने के लिए सिर्फ एक नाम ही काफी है। दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर को ही माना जाता है। अगर आंकड़ों की माने तो भारत के हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कैंसर से पीड़ित हो जाता है, जबकि 15 लोगों में से एक की मृत्यु कैंसर से हो रही है। वहीं WHO के मुताबिक कैंसर से जुड़े भारत के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं, जिसमें हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले सामने आते हैं। आपको बता दें कि भारत में मुख्यतः 6 तरह के कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और साथ ही कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है कैंसर, कैसे मिलेगी कैंसर से निजात। इसके साथ ही बताएंगे कि कैंसर पीड़ित को अपनी जीवन शैली में किस तरह की रखनी होगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड डॉक्टर सारिका गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सारिका जी, टीवी 27 न्यूज में। सारिका जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है आपसे कि कैंसर एक नाम ही काफी है और नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन क्या होता है ये कैंसर, कैसे इससे निजात मिल सकता है, कितने दिन में ये फैलता है और क्या इसका इलाज संभव है? जी, ये सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैंसर क्या होता है और कैसे हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारे अलग अलग अंगों में सेल्स होते हैं और इन्हीं सेल्स के अंदर अगर कोई जेनेटिक चेंज आ जाता है, उससे उनकी विभाजन प्रणाली के अंदर गड़बड़ी हो जाती है और वो जल्दी जल्दी डिवाइड और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो एक ट्यूमर का शेप ले लेते हैं और आसपास की ऑर्गन्स को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं और वही चीज़ फैलकर हमारी पूरी बॉडी में भी कई जगह फैल जाती है, जिसको हम स्टेज के हिसाब से भी कहते हैं कि अगर वो कहीं आसपास ही है, अंग के आसपास के ऑर्गन्स ही हुए हैं, तो उसे स्टेज 1 या स्टेज 2 कहेंगे। अगर वो पूरी ही शरीर में दूर दूर तक फैल गया तो उसे स्टेज 4 कहा जाता है। अब ये क्यों हो जाते हैं, सेल्स के अंदर किस तरह से चेंज आ जाता है? देखिए, जब सेल्स हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी हम रोज़ सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके अंदर ही कुछ कुछ एरर्स आ जाते हैं और वो स्पोरेडिकली एक कैंसर का सेल बन जाता है और वो अपने आप भी मल्टीप्लाई करके ट्यूमर बना सकता है। इसमें स्पेशली फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जो निरंतर बनते रहते हैं उसकी वजह से बन जाता है। इसमें फ्री रेडिकल्स बनाने में कुछ कार्सिनोजन जो हम रोज़मर्रा में हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो सांस के द्वारा प्रदूषित हवा के द्वारा जा सकते हैं। हम कोई खाना खा रहे हैं, उसके अंदर कुछ अडल्ट्रेशन हो रहा है, उसके थ्रू कार्सिनोजन हमारे अंदर जा सकते हैं। स्ट्रेस वगैरह अगर हमारी बॉडी में है तो भी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है और इस तरह के सेल्स पनप जाते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने दिन में ये फैलता है। फर्स्ट स्टेज इसका कैसे है, कैसे समझ में आएगा किसी भी इंसान को कि वो कैंसर से पीड़ित है, अब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए? देखिए, कितनी जल्दी ये फैल जाता है। ये हर कैंसर का अपना एक अलग फैलने का वो होता है और इसमें दोनों ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारी प्रतिरोधक शक्ति कितनी है। जिस मरीज की प्रतिरोधक शक्ति कम होगी उसमें ये जल्दी फैल जाएगा। और ग्रेड ऑफ कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हम जिसको कहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये अग्रेसिवनेस बताते हैं कि कितनी जल्दी कैंसर मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी जल्दी फैल रहा है। तो ग्रेड 3 का मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है और बहुत जल्दी आसपास की चीज़ों को अपनी चपेट में ले रहा है और दूर भी हो सकता है कि इसकी स्टेज भी बहुत जल्दी ही बहुत एडवांस स्टेज हो जाए। तो ये तो ग्रेड से हमें पता चलता है कि कितना अग्रेसिव कैंसर और कितनी जल्दी फैल जाएगा। एग्जैक्टली इसको बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि सेम ही ग्रेड का कैंसर, सेम स्टेज का कैंसर अगर हम 2 महिलाओं को होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों को सेम समानांतर तरीके से ही वो फैलेगा। जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा अच्छी होगी और जो सकारात्मक सोच की वजह से होगी, उसके अंदर देखते हैं कि टाइम लगता है उसको फैलने में, और जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है वो उसके अंदर वही कैंसर बहुत जल्दी फैल जाता है।
सारिका जी, मेरा एक सवाल है कि कैंसर क्या दोबारा भी हो सकता है? एक इंसान जो कैंसर से पीड़ित है, उसने अपना पूरा इलाज अपना करा लिया, ठीक है, उसके बाद क्या उसे दोबारा कैंसर भी हो सकता है? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैंसर लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं और इलाज कराने के बाद वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, अभी कुछ भी और करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। जबकि कैंसर वर्ड ही उसी को कहा जाता है जिसमें कि उसकी इन्वेजन करने की शक्ति, बाहर दूसरे अंगों को अपनी चपेट में लेने की शक्ति और रिकरेंस की शक्ति होती है। मतलब एक बार हम पूरी तरह से हम उसको ट्रीटमेंट कर दें, उसके बाद में भी वो वापस आ सकता है। ये वापस आने का कि कितने % वो वापस आने का चांस है, ये भी ग्रेड और स्टेज पे डिपेंड करता है। कि अगर आपका ग्रेड ज़्यादा है ट्यूमर का, स्टेज भी ज़्यादा है, तो वो उसको ज़्यादा चांस है कि वो दोबारा वापस आ जाएगा। और क्यों, अब देखिए कैसे होता है कि हम पूरा इलाज कर देते हैं, उसके बाद में भी वो वापस आ जाता है, क्योंकि उस समय तो दिख नहीं रहा होता। जब हम पेट सीटी कराते हैं इलाज के बाद, तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता। अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं कैंसर के सेल्स डोरमेंट पड़े होते हैं, और जब इलाज खत्म हो जाता है, धीरे धीरे जब उन कैंसर सेल्स को लगता है कि अब यहाँ पर हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, अब कोई दवाई हमको मारने के लिए नहीं आ रही है, तो दोबारा से मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, और कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है कि दोबारा हो जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि आपका इलाज पूर्ण हो गया है, बट फिर भी डॉक्टर के पास फॉलोअप और सर्विलेंस के लिए जाना आवश्यक होता है। क्या इसकी मेडिसिन मतलब कंटिन्यू चलती रहती है? जितने भी मतलब ऑलमोस्ट आपने पेशेंट्स हैंडल किए होंगे, तो इसकी मेडिसिन क्या चलती रहती है? क्या एक पेशेंट को हमेशा चेकअप कराना ही होगा कैंसर के लिए, जब उसका पूरा इलाज खत्म हो गया उसके बाद भी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम 5 वर्ष के लिए उसको निरंतर डॉक्टर के फॉलोअप पे रहना होता है। और शुरू के टाइम में ज़्यादातर हम 3-3 महीने पे बुलाते हैं, हर शुरू के 2 सालों में। उसके बाद में उसको 6 महीने पे बुलाया जाता है, और 5 साल के बाद में हम उससे कहते हैं कि आप साल में एक बार आ जाइए, क्योंकि ये पूर्णतः इसका गारंटेड रिस्क 0 हो जाए, ये तो बहुत ही ये नहीं होता कैंसर के अंदर। उसके अंदर दोबारा आने का रिस्क तो हमेशा बना रहता है। तो इसको हम ऐसे करके पेशेंट्स को बुलाते हैं। आपने जो मेंटेनेंस थेरेपी के बारे में पूछा कि क्या इलाज उसका चलता रहता है, कई बार जिसमें हमें लगता है, जिन कैंसर्स में हमें लगता है कि इसका दोबारा होने का चांस बहुत ज़्यादा है, दोबारा कैंसर आने का चांस बहुत ज़्यादा है, उसमें हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, जिसमें कि एक स्पेशल तरीके की दवाई को आपको 2 साल या 3 साल तक निरंतर खाना पड़ता है। वो कौन कौन से कैंसर होते हैं जो दोबारा हो सकते हैं? सभी कैंसर दोबारा हो सकते हैं। अच्छा। और कुछ कैंसर बहुत ज़्यादा उसका चांस होता है कि दोबारा हो जाएंगे, जैसे कि ओवरी का कैंसर है, तो ज़्यादातर ये कैंसर स्टेज 3 में पाए जाते हैं। अच्छा। और अब इन पेशेंट्स का जब हम पूरा सर्जरी और कीमोथेरेपी दे देते हैं, उसके बाद में भी 50% से ज़्यादा रिस्क है कि अगले 3 साल में कैंसर वापस आ सकता है। अगर वो वापस आता है, उसे जल्दी से हमें पकड़ना है और फिर से उसका इलाज हमें करना पड़ता है। अच्छा, पहले जब हम देखते थे तो ज़्यादातर सारिका जी कि जो वृद्ध अवस्था में जो महिलाएं होती थी, जो पुरुष होते थे, उन्हें ज़्यादातर कैंसर की बीमारी होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो युवा हैं, यंगस्टर है, उन्हें ज़्यादा कैंसर की बीमारी होती हुई नज़र आती है। महिलाओं में भी खासकर हमें कैंसर की स्थिति सारिका जी देखने को मिलती ही है। तो ये जानना चाहूँगी कि कैसे बचा जा सकता है महिलाओं को, जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तमाम कैंसर्स होते हैं, तो उससे क्या उपाय है इसका? जो ये आपने बात कही कि कम उम्र में हो रहे हैं, कि बिल्कुल सच बात है। ब्रेस्ट कैंसर भी कम उम्र में हो रहा है, बल्कि अगर दूसरी कंट्री से हम कंपेयर करेंगे तो हमारी महिलाओं में कहीं जल्दी हो जाता है। 35 साल में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है इंडिया में होना। और इसी तरीके से जो सर्विक्स कैंसर, जो सेकंड प्रमुख कारण है औरतों में कैंसर होने के लिए, वो भी यंग एज में होता है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस से होता है, तो ये अर्ली एज में हो जाते हैं। कई ऐसे कैंसर हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं, और इस वजह से उनकी जेनेटिक सारे सेल्स में एक ऐसा रिपेयर मैकेनिज्म की गड़बड़ी होती है, जिससे कि उनके अंदर म्यूटेशन जल्दी होते हैं और फिर कैंसर्स बन जाते हैं। 25, 30, 35 साल तक भी वो हेरिडिटरी गायनेकोलॉजिक कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। ओवरी का है और ब्रेस्ट का कैंसर स्पेशली इसमें, तो ये जल्दी हो जाते हैं। और कैसे इनका उपाय क्या है कि इनको जल्दी पकड़ा जाए, या फिर इनके वार्निंग सिम्टम क्या होते हैं,
कि जैसे कि ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर गांठ हो सकती है, आपके ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है, आपके बगल में गांठ हो सकती हैं। और जो गायनेकोलॉजिक औरतों से संबंधित जो गायनी के कैंसर्स हैं उसमें आपका माहवारी में गड़बड़ी हो सकती है, माहवारी जल्दी जल्दी आना, बीच में स्पॉटिंग या पीरियड्स शुरू हो जाना, कभी भी पीरियड शुरू हो जाना, वो सब अगर कुछ भी छोटा मोटा सिम्टम अगर होता है तो मेरे हिसाब से अगर वो परसिस्ट कर रहा है और कम लंबे समय तक रह रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि हम टाइम से कैंसर्स को पकड़ लें। किसी भी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है और उसे डिटेक्ट नहीं कराया गया है और वो महिला बच्चे को फीड कराती है, तो क्या बच्चे को भी हो सकता है या ये जेनेटिकली संभव है आगे? देखिए, जब ब्रेस्ट का अगर कैंसर और उस समय वो फीड करा रही है तो यूजुअली वो बच्चे को कैंसर तो नहीं होता है उससे, क्योंकि वो अंदर उसके मिल्क से चला जाएगा, उसको बच्चे को तो नहीं कैंसर होता है। बट हाँ, उस समय ज़्यादातर अगर वहाँ पर कुछ गांठ बन गई है तो यूजुअली महिलाएं उसको पहले चेक करवाती हैं, वो ठीक कराती हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे को आप दूध पिला रहे होते हैं तो कई बार इन्फेक्शन वाली गांठें भी हो जाती हैं, उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस समय कोई भी गांठ हो या कभी भी कोई गांठ हो, उसको तुरंत आपको इलाज कराना चाहिए, दूध पिलाने की प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे का कारण लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी भी है? जी, ये तो शोध में पाया गया है कि लेट मैरिज होना और लेट मैरिज अगर होती है तो प्रेगनेंसी भी लेट होती है, और कई महिलाएं इसमें स्तनपान नहीं करवाती हैं, तो उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क किसी भी महिला का बढ़ जाता है। मतलब आप साफ ये कह रहे हैं जो ये इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, ये एक जेनेटिक डिजीज है? जेनेटिक, देखिए जेनेटिक तो हर डिजीज को जेनेटिक इसलिए बोला जाता है कि सेल के लेवल पे होती है और डीएनए के लेवल पे होती है। और एक वर्ड होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि अनुवांशिक एक महिला है, महिला के बच्चों को और उसकी नेक्स्ट पीढ़ी को भी उसका हो। तो जेनेटिक तो मैं कहूंगी कि हर एक ही कैंसर में एक डीएनए के अंदर ही गड़बड़ी आती है, जिससे कि उसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है वो चेंज हो जाता है, तो वो जेनेटिक होता है। कई ऐसे कैंसर हैं जो इन्फेक्टिव हो की वजह से भी होते हैं, जैसे कि सर्विक्स का कैंसर है। सर्विक्स का कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। इसमें कुछ खास प्रकार के स्ट्रेन्स हैं, जैसे HPV 16 और 18, जिसकी वजह से अगर वो परसिस्ट आपके कई सालों तक आपके बच्चेदानी के मुंह में इन्फेक्शन करते हैं तो वो सेल्स के अंदर चेंज करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे सेल्स बदलना शुरू हो जाता है और उसमें जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है और वो कैंसर बन सकता है। किस स्टेज तक कोई भी पीड़ित इंसान जो कैंसर से पीड़ित है उसे बचाया जा सकता है? मतलब किस स्टेज तक हम उसको बचा सकते हैं? देखिए, जितना ज़्यादा जल्दी हम स्टेज को पकड़ेंगे, जिसमें कि अगर आप हर अंग के कैंसर की अलग स्टेजिंग होती है, जिसमें स्टेज 1 होता है तो 1 के अंदर भी अलग अलग श्रेणी हो सकती हैं, A, B, C। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो उतना ही ज़्यादा दिखाता है कि कितना स्प्रेड हो गया है कैंसर। तो अगर हम क्योर के बारे में कहें तो जितना ज़्यादा जल्दी आप करेंगे तो उतना ही क्योर रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप अर्ली स्टेज 1 में डिटेक्ट कर रहे हैं तो 90-95% आपका चांस है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दोबारा नहीं होगा आपको। और अगर आप स्टेज 4 में डिटेक्ट हो रहे हैं तो 20 से 30% ही 5 साल का सर्वाइवल होता है। बट ये हर कैंसर में अलग है। कुछ कैंसर स्टेज 4 में होने के बाद भी, जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर है, कि ये लेट स्टेज में भी डिटेक्ट होते हैं, बट फिर भी बीमारी चाहे अंदर रहती है आपके, ऑकल्ट बीमारी रहे जो दृश्य है या अदृश्य है, बट फिर भी पेशेंट जीवित रहता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे ही ब्रेस्ट में है कि अदृश्य बीमारी भी थोड़ी बहुत होती है, तो भी पेशेंट लंबे समय तक जीवित रहता है और उसकी रोजाना मरे की उसमें कोई परेशानियां होती नहीं है। कैंसर से बचने के लिए चाहे वो महिला हो या कोई भी इंसान हो, क्या कदम उठाना चाहिए? क्या घरेलू नुस्खे से कैंसर ठीक हो सकता है? जी, रोजाना में जो हमारे लिए, जो मैं हम सबको ही बताते हैं और अपने आप भी इसको फॉलो करते हैं कि खान पान के लिए बिल्कुल साफ सुथरा खाना, घर का बना हुआ खाना। आजकल कीटनाशक वगैरह बहुत होते हैं खाने, जो सब्जियां हैं या फलों पे, अगर आप उसे अच्छे से धो के खाएं, क्योंकि अगर आप बाजार में खाना खाएंगे आपको नहीं पता है वो किस तरीके से वो उसको काट रहे हैं, बना रहे हैं, ताज़ी सब्जियां हैं या नहीं हैं। जो उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं आजकल वो भी अडल्ट्रेटेड होते हैं, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। कुछ अगर आप ज़्यादा देर पकाते हैं या फिर आँच के ऊपर डायरेक्ट काफ़ी देर तक अगर गोश्त को पकाया जाता है या रेड मीट है, ये सब खाने के जो चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड खाना है जो कि पैकेट में हमारे पास आ रहा है, अलग अलग रिफाइंड ऑयल्स
से बन के आ रहा है, उससे हम चांस यही होता है कि ये हमारी बॉडी में हमें नुकसान करेंगे, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, हमारे सेल्स को के अंदर गड़बड़ी। तो उसका एक तो हमें कम करना चाहिए। ताज़ी सांस हमें अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें कि आजकल तो सभी मेट्रो स्टेशंस की प्रदूषित होती है और ये माना ही गया है कि प्रदूषित से हमको लंग का कैंसर और दूसरे प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। वसा, अगर हमारा वजन ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा होने में बहुत सारे कैंसर्स हो जाते हैं, जिसमें कि यूट्रस का कैंसर भी है, ब्रेस्ट का कैंसर भी है। तो वजन को हमेशा कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कैंसर होता है। तो ये सब कुछ, स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और खुश रहें। तो और स्क्रीनिंग के पर भी मैं बात कहूँगी कि जो कि हर महिला को, चाहे उसे कोई परेशानी हो या ना हो, तो भी उसको स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, जिसमें कि सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग प्रमुख है, जिसमें पैप स्मेयर कराना हर 3-3 साल पे, और ब्रेस्ट कैंसर 40 वर्ष के बाद हर साल मैमोग्राफी कराना। ये सब कुछ चीज़ें जिससे कि आप जल्दी से पता चल जाएगा या फिर होगा भी नहीं आपको कैंसर। सारिका जी, अब मैं जानना चाहूंगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसको लेकर लगातार महिलाएं काफी परेशान रहती है, लोग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं इसको लेकर। बिल्कुल, सर्विक्स कैंसर इंडिया में गायनेकोलॉजी कैंसर महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है। और ये सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट और विशेष बात ये है कि टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है। इसको टोटली हम बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं इस कैंसर को। और दूसरे बाकी देशों ने इसको काफ़ी लोगों ने तो इसको एलिमिनेट ही के बराबर ही कम कर दिया है। अगर आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे सर्विक्स कैंसर के केसेस बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसको बिल्कुल प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना, जागरूकता होना कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है महिला की, उसके बाद में ही इसका रिस्क होता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है HPV से, जिसमें कि ज़्यादातर केसेस में तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति इस वायरस को मिटा देती है। बट कई केसेस में अगर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी नहीं है, जिसमें कि कई कारण है, अगर महिला स्मोकिंग कर रही हैं तो भी ये सर्विक्स कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। तो अगर हमारी कम होती है तो ये वायरस हमारे अंदर रहता है और सर्विक्स के अंदर चेंज कर देता है और सेल्स चेंज हो जाते हैं। अब ये जो गड़बड़ी के जो चेंज हो रहे हैं और धीरे धीरे करके वो कैंसर में तब्दील हो रहा है, इसको हम एक छोटे से टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जिसको पैप स्मेयर कहा जाता है, जिसमें आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो नीचे से आपको अंदर सर्विक्स को देखती हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, और उसके सेल्स की स्क्रैपिंग ले लेती हैं, उस सर्विक्स की सरफेस की स्क्रैपिंग ले लेती हैं, उसको जांच के लिए भेज देती हैं। वो जांच को माइक्रोस्कोपी में देखकर डॉक्टर बता सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंज या ऑल्ट्रेशन हो गया है कि नहीं। अगर हल्का फुल्का चेंज होता है तो हम बता देते हैं कि कुछ चेंजेस चालू हो गए हैं और आप इसको अभी ही हम इसको ठीक कर सकते हैं, छोटे से क्रायोथेरेपी या थर्मोकोगुलेशन से भी, या फिर छोटा सा नीचे से सर्विक्स का पार्ट निकाल देने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, और कैंसर होने से पहले ही उसका इलाज हो जाता है। तो हम कैंसर को ऐसे बचा सकते हैं कि अर्ली डिटेक्ट कर लें, होने से पहले ही डिटेक्ट कर लें। इसका वैक्सीन कब लगवाना चाहिए वैसे? वैक्सीन वही है जैसे कि हमारे लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। ये बेस्ट रहता है कि आप 9 से 15 वर्ष के बीच में लड़कियों को लगवा दें, और ये उस समय तो केवल एक ही आपको डोज लगाना होता है। उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो 2 डोजेस हैं, और 2 डोज हैं जो 6 महीने के बीच में लगते हैं, और ज़्यादा उम्र हो जाती है तो 3 डोजेस भी इसके लगाए जाते हैं। बेस्ट 9 से 15 साल में ये इसलिए है क्योंकि उससे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू नहीं होती, और हमारा जो बच्चों का जो इम्यूनिटी डेवलप करने का जो सिस्टम है बहुत अच्छा होता है। एक डोज से इतनी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि उस पेशेंट को HPV का इन्फेक्शन अगर होता ही है तो तुरंत ही वो अपनी रोग प्रतिरोधक से ठीक कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास बहुत ऐसे भी केस आए होंगे जिसमें ये कहा जाता है कि अब तो हम स्मोक नहीं करते, अब तो हम ड्रिंक नहीं करते, फिर हमें कैंसर क्यों हुआ? हमने तो 10 साल पहले अपने कॉलेज लाइफ में ड्रिंक किया होगा, हमने स्मोक किया होगा, लेकिन अब तो हमने छोड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है, 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया है, लेकिन अब मुझे कैंसर क्यों हुआ? तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, ये तो है ही, कई लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में स्मोकिंग नहीं की है, जिन्होंने कभी ड्रिंकिंग नहीं की है, बट उनको कैंसर हो गया है। तो कैंसर का सिर्फ एक यही कारण नहीं है, स्मोकिंग और अल्कोहल, इसके कई और कारण हैं। तो हो सकता है, देखिए, अगर आप लंबे समय तक के लिए स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो स्मोकिंग से रिलेटेड जो आपका रिस्क है वो कम होता जाता है। तो अगर आज भी अगर आप सोचते हैं कि हम स्मोकिंग को छोड़ देंगे और शराब छोड़ देंगे, तो उससे आपका आज से ही रिस्क कम होना शुरू
कैंसर हो जाएगा, बट और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो हो सकता है उस रीजन की वजह से आपको फिर भी कैंसर हो जाए। बट स्मोकिंग, देखिए अब आप पैसिव स्मोकिंग भी एक चीज होती है जिसमें कि आप नहीं पी रहे हैं बट आपके सामने कोई पी रहा है, या फिर कोई और तरह का, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे उस तरह का धुआं या होता है जहाँ पर कार्सिनोजन है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कई कारण हैं जिसमें अच्छा, कि बहुत लोग कैंसर ये कहते हैं कि नींबू पानी पियो सुबह उठ के, हल्दी खाओ, कच्चा हल्दी खाओ, कच्चे लहसुन खाओ, इससे मतलब इससे आसानी होगी चीज़ों में, नहीं होगा कैंसर आपको, आप बचे रहोगे। क्या ये सब मिथ है या सच है ये? देखिए ये बहुत सारे खान पीन के अंदर चेंजेस के लिए तो बहुत ये कॉमन है, नीम खाइए, जो भी कड़वी चीज़ें हैं ये सब अच्छी हैं। तो ये तो अपना आयुर्वेदिक जो भी है उसका हमें लगता है कि कुछ हो सकता है कि इसका रिलेशनशिप हो, और इस पे शोध भी हो रहा है। हल्दी पे तो बहुत शोध हुए हैं, करक्यूमिन पे, कि इससे कैंसर के सेल्स का जो डिवीजन है वो थोड़ा कम धीरे धीरे हो जाता है। इस पे ये भी शोध हो रहा है कि किस मात्रा में और किस कैंसर में इसको कैसे देना चाहिए, बट अभी इसमें कोई सॉलिड रिसर्च ने हमें ये नहीं बताया है कि इसको हम एक दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते आपने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना होगा, उनकी वाइफ को कैंसर था, वो पीड़ित थी, और उन्होंने जब दुनिया मतलब सबसे बातचीत किया तो उन्होंने यही घरेलू टिप्स ही दिए। जी, घरेलू टिप्स अपने आप में मुझे लगता है कि फायदा करते हैं, और बट उन्होंने उसके साथ साथ उनकी सर्जरी भी हुई थी, उनकी रेडिएशन भी हुई थी, और उनकी कीमोथेरेपी भी हुई थी। तो मेन ट्रीटमेंट को तो आपको करना ही है, उसके साथ में अगर आप कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन को लेना चाह रहे हैं, इस तरह से अपनी डाइट के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। बट मेन जो उनका जिसकी वजह से उनकी बीमारी गई है, वो पूरा हमारा जो हम ट्रीटमेंट देते हैं कैंसर अस्पताल में, उन्हीं सब चीज़ों से उनका मेन गया है। और अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, बात अगर अवेयरनेस की करें हम लोग, तो लोगों को हम कैंसर के लिए कैसे अवेयर कर सकते हैं? हम कैंसर के लिए कैसे, हम कैंसर के बारे में बात करके, अब महिलाओं के लिए जैसे मैं कहूंगी, अगर आप महिला हैं तो आप खुद तो सबसे पहले, अगर आप 40 वर्ष की हो गई हैं, मैमोग्राफी कराइए, फिर करा के लाते हैं, या फिर तो आप अपनी दोस्तों से भी बात करिए कि देखिए मैंने मैमोग्राफी करा ली, आपने करा ली नहीं करा ली, आप करवाती हैं नहीं करवाती। तो देखिए आपके आसपास की सारी महिलाएं भी जागरूक हो गई कि आप कराती हैं, और आपके ऑफिस की भी सारी महिलाओं को समझ में आ गया कि भाई ये भी कराती है, मेरे को भी जाना चाहिए। आप पैप स्मीयर के बारे में बताया उन्हें कि मैं तो हर 3 साल में जाती हूँ जिससे कि सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, और मैंने वैक्सीन लगवाई है, मैंने अपने बच्चों को वैक्सीन लगाई है। इस तरीके से ही जागरूकता बढ़ेगी। हम लोग मतलब मीडिया वगैरह पे ये चीजें हो रही हैं, बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे और सबको इस बात के लिए जागरूक करना चाहते हैं तो हर महिला को इसके बारे में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, और बताना पड़ेगा कि कैंसर से बचा जा सकता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए अगर कोई भी परेशानी होती है तो। अच्छा, लम्प की बात करते हैं। लम्प और गांठ में क्या अंतर होता है? क्योंकि शुरुआत तो इससे ही होती है। जी, लंप और गांठ तो एक ही चीज को कहते हैं, जिसमें कि इकट्ठा हो जाना, बहुत सारे सेल्स का एक साथ इकट्ठा हो जाना, और वो आसपास के एरिया से उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाना, नॉर्मल अंग की कंसिस्टेंसी से उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाना, उसी को लंप बोला जाता है। कहीं भी अंग, किसी भी अंग में हो सकता है ये। अच्छा, कुछ घरेलू नुस्खे बताएं हमारी महिलाओं के लिए, हमारे पुरुषों के लिए, जो मतलब हम पहले से सचेत हो सके। बच्चों के लिए भी आप बताएं, जिससे बच्चों को भी हम पहले से ही बचपन से ही उसका पूरा शेड्यूल हम चेंज कर सके, और आगे भी वो ऐसी बीमारियों से पीड़ित ना हो पाए। देखिए, कोई स्पेसिफिक ऐसी गोली या दवाइयाँ या फिर कोई ऐसा फूल पत्ती ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कोई खास ऐसी है जिसके लिए मैं कहूँगी इसको लेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, बच्चों को भी एक पोषण बैलेंस डाइट देंगे, उसको शुरू से बताएंगे कि ये सब चीज़ें जो रिफाइंड जो बनती हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो हमारी टॉफ़ीज़ हैं या फिर कन्फेक्शनरी का सामान है, मैदा से बने हुए सामान हैं, वो शुरू से ही उनको उसकी आदत नहीं डालेंगे, तो आई थिंक वो भी रहेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे। उनको बताएंगे कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, आपके बच्चे अपने आप सीख जाएंगे कि कितना महत्व है एक्सरसाइज करने का। तो सेडेंटरी ये सब कुछ चीज़ें बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी करें। रात को टाइम से सर्केडियन रिदम के बारे में सोचें, रात को टाइम से सोएं, रात भर ना जागे। सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल रात भर बहुत लेट सोते हैं लोग, बहुत लेट उठते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। उससे सब हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उससे बिगड़ जाते हैं, और यही सब चीज़ें करने से, बेसिक करने से आप हेल्दी रहेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी रहेगी, और हम कैंसर का सेल 1-2 होता भी है बॉडी में, उससे पहले ही हम लोग
हटा देंगे अपनी बॉडी से। अच्छा, इसके पर्टिकुलर लक्षण के बारे में मैं जानना चाहूंगी, जिसको मतलब जानते ही हम डॉक्टर के पास जा सके, पहले से अपना इलाज शुरू करवा सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है, लास्ट स्टेज में जाके उन्हें पता चलता है, उसके पास उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। देखिए, हर अंग का अपना एक अलग सिम्टम होता है। गायनेकोलॉजी कैंसर्स के अंदर तो माहवारी का सिम्टम होता है। ओवरी का कैंसर ऐसा है जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता और पेट में थोड़ा सूजन फूल जाता है पेट, या फिर डाइजेशन थोड़ा खराब हो जाता है। उससे क्या है कि पेशेंट को लगता है कि बस मेरा पेट खराब, मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा पेट, मैं वजन बढ़ रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, तो मतलब वजन बढ़ रहा होगा। तो ऐसे में पेशेंट डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और अपने आप खुद ही ऐसी दवाई लेते रहे, डाइजीन की गोली ले ली या फिर कुछ इनोपीलिया, ये बार बार रोज यही करते हैं और धीरे धीरे कैंसर बढ़ जाता है। इसके लिए अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, आपका टाइम से पता चल जाता है कि ओवरी के अंदर कोई सिस्ट या ट्यूमर है। लंग के अंदर आपने बताया जैसे कि खांसी हो सकती है, मुंह से खून भी आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ब्रेस्ट के कैंसर में ब्रेस्ट लंप हो सकता है, बगल में लंप हो सकता है। ब्लड के कैंसर के अंदर हीमोग्लोबिन का कम होना हो सकता है। और बहुत सारे कैंसर में कुछ वेक सिम्टम्स जैसे बुखार वगैरह भी कुछ कैंसर्स में हो जाते हैं। तो आई थिंक अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सही दूसरे विशेषज्ञ के पास रेफर कर देंगे। और आजकल हर कैंसर के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हैं, जैसे कि हेड एंड नेक के लिए अलग, नाक कान गले वाले अलग होते हैं। अच्छा, आपको डर लगता है कैंसर शब्द से जब आप डॉक्टर, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, और पहले जब आप डॉक्टर नहीं थी तो आपको डर लगता था इस शब्द से? देखिए, जब मैं नहीं थी और जब मैं हूँ तब भी मुझे डर ही लगता है वैसे कैंसर से, क्योंकि ये बात तो है कि अभी तक ऐसी कोई चीज हम बना ही नहीं पाए हैं जिसको हम कह सके कि अब तुम्हें दोबारा नहीं होगा कैंसर। तो ये चीज तो अभी मेडिसिन नहीं डेवलप कर पाई है और ये चीज दोबारा हो जाता है और उसके अंदर ट्रीटमेंट भी होता है। ट्रीटमेंट फाइनेंशियली भी आपको ड्रेन कर देता है और मेंटली फिजिकली भी ड्रेन कर देता है। तो ये तो है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है और जब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, हालांकि आते होंगे, तो कहीं ना कहीं जब उनको पता चलता होगा तो एक बहुत ही अजीब सा माहौल और बहुत डरे होते होंगे वो। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डायग्नोसिस होना ना कैंसर की, वो डरा देता कि अभी क्या होना है और ये मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। जो कि अगर वो टाइम से गए हैं तो वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अगर उनको दोबारा रिकरेंस भी हुआ है ना, तो वो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट जिनको रिकरेंस हो गया, रिकरेंस भी हो वो भी ठीक हो सकता है। तो बस आप पॉजिटिव रहिए, सही डॉक्टर के पास जाइए, जो जो इलाज संभव है वो सब कराइए, जिससे कि आपका कैंसर ठीक हो जाए। अच्छा, योगा हो या एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, इसका कितना महत्व रखता है कोई भी बीमारी में? कैंसर की ही मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी बीमारी में कितना इसका महत्व होता है? किसी भी बीमारी में फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। देखो, एक तो ये है कि आपका मेंटली एंडोर्फिन जैसे सिक्रीट होते हैं तो आप खुश रहते हैं। तो इतनी अच्छी बात है कि खुश रहना किसी भी स्थिति में, अगर आप छोटी मोटी अच्छी स्थिति में भी इंसान कई बार खुश नहीं रहता है, तो खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और आजकल मतलब कुछ कैंसर्स भी ऐसे हैं जिसमें हम वजन को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वजन भी कंट्रोल रहेगा और फुर्ती बनी रहेगी, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। और इलाज भी, अगर पेशेंट अगर फिट है तो हम इलाज भी पूर्णतः रूप से कर सकते हैं। जो पेशेंट फिट नहीं है, अपना काम भी वो खुद नहीं कर पा रहा है, जिसको मदद की जरूरत करनी पड़ रही है, तो उसको हम पूरी डोज भी थेरेपी की नहीं दे पाते, हम सर्जरी भी एक्सटेंसिव नहीं कर पाते हैं। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिटनेस मेंटेन करके चले हैं अपनी शुरुआत से, और अगर कैंसर हो भी जाता है तो हम पूरा इलाज अच्छे से कर सकते हैं। जिसका वजन ज्यादा है उसकी सर्जरी करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितना समय लग जाता होगा जब आप थेरेपी की शुरुआत करती होंगी? मान लीजिए फर्स्ट स्टेज पे है कोई भी इंसान, और जब आप एक थेरेपी की शुरुआत कर रही हैं तो कितना समय लग जाता होगा? देखिए, अगर उनकी सर्जरी हो रही है तो वो 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और अगर सर्जरी करने के बाद हमको, क्योंकि हमको काफी सारे अंग निकालते हैं कुछ तो उससे पता चलता है स्टेज क्या है। अगर स्टेज ज्यादा है तो हम कई बार सर्जरी के बाद में भी उनको रेडिएशन या कीमोथेरेपी बताते हैं। अगर रेडिएशन बताते हैं तो 1.5 से 2 महीना और लग जाता है सर्जरी के बाद, और अगर कीमोथेरेपी भी होनी है पेशेंट की तो उसमें कम से कम 6 महीना। तो आप समझिए कि 8-9 महीना तो लग जाता है। हर बीमारी का अलग है, जैसे कि ओवरी कैंसर है उसमें तो हमें पता है कि कीमो भी होनी है, सर्जरी भी होनी है, तो 8 महीना लग जाएगा पेशेंट का पूरा इलाज होने में। और कईयों में सिर्फ, जैसे यूट्रस का अर्ली कैंसर है उसमें सर्जरी हुई, पेशेंट 10-15-20 दिन में ठीक हुआ, बस ठीक हो गया, फिर बाद में कुछ भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शकों से अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे कैंसर के लिए?
मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपना ध्यान रखें, कोई भी छोटा भी सिम्टम है उसको जाके डॉक्टर को दिखाएं, अपनी स्क्रीनिंग टाइम पे कराएं, बच्चों को आप वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि आगे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी कैंसर ना हो। अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ बनाएं, कोशिश करें कि एनवायरनमेंट हमारा सही रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें। चलिए, हमारे साथ हमारी डॉक्टर सारिका गुप्ता लगातार मौजूद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। कैंसर जैसे बीमारी से आप डरे नहीं, आगे बढ़कर इसका सामना करें, ये बोलने के लिए और हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। TV 27 पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।